टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो पढ़ रहे थे हम, उसमें आपका गुप्त वंश में मैंने आपको इतना पीछे का करा दिया है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। डिस्कशन में नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें कराया हुआ है और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके मोस्ट है, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लें, ठीक है। जो इसमें बच गया है उसको हम आज आगे कराने वाले हैं। तो कल हमने यहाँ तक करा दिया था आपका कि गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल माना गया है, ठीक है। इसी काल में देखिए कालिदास हुए, संस्कृत के अन्य विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना करी थी। यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। चलिए इसमें आगे और पढ़ लेते हैं। देखिए इस काल में इस चैप्टर में अभी बहुत थोड़ा सा और बचा है जो आपका मोस्ट है, वो भी इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें एक थे आर्यभट्ट, ठीक है। तो गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ, ठीक है। गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ, तो गणितज्ञ कौन थे आपके? आर्यभट्ट, ठीक है। तो गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ की अगर बात की जाए तो कौन थे आपके? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट थे, ठीक है। क्योंकि उनकी रचना का नाम, और उनकी रचना का नाम क्या है अगर बात करूं उनकी रचना का नाम, ठीक है। इनकी रचना का नाम की अगर बात करूं, इनकी रचना, तो इनकी रचना का नाम जो था वो आर्यभट्टयम है, ठीक है। क्या है? आर्यभट्टयम, आर्यभट्टयम, ठीक है। तो इनकी रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टयम है, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज़ और नोट कर लें। देखिए गुप्त काल में ही सर्वाधिक भूमि अनुदान किया गया था, ठीक है। सर्वाधिक भूमि अनुदान की बात आती है, सर्वाधिक भूमि अनुदान किसमें किया गया था, ठीक है। सर्वाधिक भूमि अनुदान, अगर इसकी बात आती है सर्वाधिक भूमि अनुदान, तो आपका गुप्त काल में ही किया गया था, ठीक है। किसमें किया गया था? आपका गुप्त काल में, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है, ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल कौन सा था? आपका गुप्त काल, ठीक है। ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल, तो ये कौन सा काल था? आपका गुप्त काल, ठीक है। कौन सा है? आपका गुप्त काल ही माना जाता है, ठीक है। तो किसे माना जाता है? आपका गुप्त काल को। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है, देखिए रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। जो रामायण है हमारी, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत इन दोनों का जो हुआ है अंतिम रूप का संपादन गुप्त काल में हुआ है, ठीक है। का अंतिम रूप का संपादन काय में हुआ? आपका गुप्त काल में, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये भी एग्जाम्स में पूछ, देखिए जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है सारे नोट करते चलें, और मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपको इसमें आपका कराता हूँ, ठीक है। चलिए और आगे इसमें बात करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, वैष्णव और शैव धर्म के बीच समन्वय स्थापित हुआ गुप्त काल में ही आपका, यानी कि गुप्त काल में ही, गुप्त काल में ही आपका वैष्णव धर्म, कौन सा था? आपका
वैष्णव धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म और आपका शैव धर्म। ठीक है, इन दोनों के बीच ही समन्वय स्थापित हुआ था। ठीक है, जितने भी पॉइंट हैं सबको नोट करते चलें, सभी आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। इसमें देखिए, इसमें जो हुआ आपका, जो शिव के अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियाँ गुप्त काल में ही बनाई गई हैं। ठीक है, शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियाँ, शिव के अर्धनारीश्वर की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, नारीश्वर रूप की मूर्तियाँ, ये कहाँ बनाई गई हैं? आपकी गुप्त काल में बनाई गई हैं। ठीक है, गुप्त काल में बनाई। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए, स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो दिनार स्वर्ण, यानी कि स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में, मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता। ठीक है, दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम्स में पूछ लेता है। उसके बाद इसमें आता है, देखिए, ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो ऐरण अभिलेख है, ऐरण अभिलेख, तो ऐरण अभिलेख में क्या है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है, देखिए, गुप्त काल में विज्ञान की अगर बात करूं, गुप्त काल में विज्ञान का विकास कैसे हुआ? ठीक है, गुप्त काल में विज्ञान का विकास, अगर बात आती है गुप्त काल में विज्ञान के विकास की, तो देखिए, तो गुप्त काल में जो निर्मित है आपका लोहा स्तंभ, दिल्ली में कहाँ है आपका? लोहा स्तंभ, लोहा स्तंभ, तो लोहा स्तंभ कहाँ है आपका? महरौली, दिल्ली के महरौली में। ठीक है, कहाँ है आपका? दिल्ली के महरौली में, दिल्ली के महरौली में है। तो गुप्त काल में निर्मित है, ये काय में आपका गुप्त काल में निर्मित है। ठीक है, ये भी काय में आपका गुप्त काल में, तो ये आपको नोट कर लेना है, गुप्त काल में निर्मित है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका, जो पूछता है, देखिए, इस स्तंभ की विशेषता क्या है? ठीक है, इस स्तंभ की विशेषता यह है कि रसायन के उपयोग के कारण आज तक इसमें जंग रहित है। ठीक है, इस स्तंभ की विशेषता की अगर बात करूं, विशेषता, इस स्तंभ की विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? तो यह जो है आपकी रसायन के उपयोग के कारण, रसायन के उपयोग के कारण आज तक यह जंग रहित है। ठीक है, आज तक यह जो है आपका जंग रहित है। ठीक है, इस पे आज तक भी जंग नहीं लगा है। ठीक है,
तो इस स्तंभ में और क्या मिलता है, देखिए इस स्तंभ पर विक्रमादित्य की विजय का वर्णन वर्णित है। ठीक है, इस स्तंभ पर आपका, इस स्तंभ पर विक्रमादित्य की विजय का ठीक है, तो इसका वर्णन इसमें वर्णित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसमें आता है, जो पूछता है, देखिए मैंने आपको बता दिया था प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे आपके। अब यहाँ पे देखिए, तो और इस समय की अगर बात करूँ तो प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे उस समय के, अगर बात आती है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे आपके, आर्यभट्ट। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कौन थे आपके, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे, और ज्योतिषी और खगोलविद भी थे। ठीक है, ये क्या थे आपके, ज्योतिषी और खगोलविद भी थे। ठीक है, ज्योतिषी और खगोलविद भी थे। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। उनके अनुसार क्या था, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट के अनुसार क्या था, इनके अनुसार ही इन्होंने कहा था, इनके अनुसार सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये कहा था। तो ये तो खगोलविद थे, लेकिन उस समय के मूलत बात करूं तो प्रसिद्ध खगोलविद कौन थे, प्रसिद्ध खगोलविद, तो प्रसिद्ध खगोलविद जो थे वो बारहमिहिर थे। ठीक है, कौन थे आपके, बारहमिहिर प्रसिद्ध खगोलविद थे। इन्होंने काय की रचना करी है, इन्होंने जो रचना करी है खगोल, इन्होंने बारहमिहिर ने, तो इन्होंने, जिसने बृहत संहिता की रचना करी थी। ठीक है, तो इन्होंने बृहत संहिता की रचना करी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए, जो ब्रह्मगुप्त को जो है इसमें प्राचीन गणितज्ञ माना गया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ किसे माना, उसमें और प्रसिद्ध गणितज्ञ किसे माना गया था, जो ब्रह्मगुप्त को प्राचीन काल का, यानी कि जो ब्रह्मगुप्त था, ब्रह्मगुप्त ये जो था, इसको प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ माना गया है। ठीक है, तो इसे ब्रह्मगुप्त को प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ माना गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता भी माना जाता है। ठीक है,
गुरुत्वाकर्षण बल का खोजकर्ता भी इन्हें ही माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त को। उसके बाद इसमें आता है आपका प्रसिद्ध चिकित्सक। ठीक है, तो धन्वंतरी कौन थे इसमें? प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी। तो धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, यानी कि गुप्त काल के महान चिकित्सक थे। ठीक है, तो ये कौन थे? गुप्त काल के महान चिकित्सक, महान चिकित्सक धन्वंतरी। ठीक है, इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है? आयुर्वेद का ज्ञाता। आयुर्वेद का ज्ञाता कौन था? धन्वंतरी। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें आता है आपका, देखिए, एक थे आपके सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत, ये जो थे सुश्रुत, ये गुप्त काल में आयुर्वेद और आपके शल्य चिकित्सा के विद्वान माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है? गुप्त काल में आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का विद्वान माना जाता था। ठीक है, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का विद्वान माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी शल्य चिकित्सा पर, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी यानी कि शल्य चिकित्सा पर प्रसिद्ध पुस्तक जो थी इनकी, वो थी आपकी सुश्रुत संहिता। ठीक है, कौन सी थी? सुश्रुत संहिता, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य का भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भास्कराचार्य, देखिए, भास्कराचार्य जो थे ये गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलक और गणितज्ञ थे। ठीक है, ये क्या थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलक एवं गणितज्ञ थे। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। इन्होंने जो रचना करी है ग्रंथों की, इन्होंने लीलावती ग्रंथ, ठीक है, एक तो इन्होंने ग्रंथों की रचना करी थी, तो वो थी, एक तो इसमें थी आपकी लीलावती थी, और दूसरी थी आपकी सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, दूसरी थी सिद्धांत शिरोमणि। इनकी दो ग्रंथों में रचना इन्होंने करी थी। ठीक है, और इन्हें जो है, इन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हें भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसमें एक चीज़ और नोट कर लें। देखिए, वो है इसमें
प्रमुख राजवैद्य कौन थे उस समय के, ठीक है। तो प्रमुख राजवैद्य की अगर बात करूं, यानी कि जो चरक थे, चरक क्या थे उस समय के, कनिष्क के प्रमुख राजवैद्य थे, ठीक है। चरक कौन थे, कनिष्क के प्रमुख राजवैद्य थे, कनिष्क के प्रमुख राजवैद्य थे कनिष्क, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इन्होंने चरक संहिता की रचना करी थी, ठीक है। चरक संहिता की रचना किसने करी थी, चरक संहिता, तो इन्होंने चरक संहिता की रचना करी थी, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए जितना भी मैं आपको ये पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ सारा मोस्ट है आपके लिए, इनको आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। कल इसमें मैं आपको जो मोस्ट बचा है कुछ वो करा दूंगा, ठीक है। तो गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर हैं, गुप्त काल की प्रमुख भूक्तियाँ यानी कि प्रांत है वो करा दूंगा, और गुप्त काल की जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं वो इसमें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।